नमस्कार। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है और उसने सुर्खियां बटोर ली हैं क्योंकि उस रिपोर्ट ने वैसे तो वो आई है इनइक्वालिटी के ऊपर, लेकिन जो उस पर फोकस किया गया है वो लगभग भारत के ऊपर, और उसमें भी फोकस किया गया है जो भारत का एक काला दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। वहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर जमकर उन्होंने एक तरीके से रिपोर्ट में खिंचाई की है। पूरे कॉलोनियलिज्म के दौर को वहाँ पर देखा गया, लेकिन जो फोकस है वो भारत के ऊपर है। और इस तरीके के आंकड़े आज के वैल्यू के हिसाब से बताए गए हैं जो आज भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो कहा जा रहा है जैसे कि भारत से 64 ट्रिलियन डॉलर लिया गया है पैसा। ट्रिलियन का मतलब हो गया कि एक के पीछे 12 जीरो लगाने पड़ेंगे, तो 64 ट्रिलियन तो बहुत पैसा हो गया। ऐसा कहा जा रहा है इतना पैसा था कि जिससे लंदन को आज भी 4 बार नोटों से ही कारपेट बनाया जा सकता है, यानी कि 4 बार नोट के द्वारा ढका जा सकता है। तो इस तरह की रिपोर्ट आई है, इसमें देखेंगे रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि भारत को किस तरीके से लूटा गया, लेकिन फिर आज के दौर में एक अलग तरीके से उसको पुष्टि देना, उसको एक तरीके से मान लेना कि वो सच्चाई थी, बहुत बड़ी बात है। वो भी जब बिल्कुल ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की एक लड़ाई चल रही है। यहाँ पर बिल्कुल ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ा करके रख दिया गया है। तो पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखेंगे, भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में जो जो बात हुई है उसको भी देखेंगे, किस तरीके से जो रिच लोग हैं, बिलियनर्स हैं जो बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ट्रिलियनर की बात हो रही है, उन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। और अंत में जो एक आशा दिखाई गई है कि वो आशा कैसे होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑक्सफैम क्या है। ऑक्सफैम एक एनजीओ है जो लगभग 21 कंट्रियों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में ही, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम में ही इसकी शुरुआत होती है 1942 में, 82 साल पहले। और जो इसका आज का हेडक्वार्टर है वो नैरोबी कीनिया में है। और जो इसको रिपोर्ट है उसका नाम भी बहुत ज़बरदस्त है, टेकर्स नॉट मेकर्स। तो उन्होंने पूरे विश्व से लूटा है, ना कि उसको बनाया है। तो जैसा कहा जाता है कि अगर इंग्लैंड ना होता, फ्रांस ना होता, यूरोपियन शक्तियाँ ना होती, वेस्टर्न एजुकेशन ना होती, साइंस ना होती, तो उसने कुछ भला नहीं किया है। उसने केवल इनइक्वालिटी बढ़ाई है, गरीबी बढ़ाई है। उन सारी बातों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया। यहाँ पर लिखा है कि द अनजस्ट पॉवर्टी एंड अनअर्न्ड वेल्थ ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि जो गरीबी है वो अनजस्ट है और जो वेल्थ उन्होंने हासिल की है वो एक तरीके से लूट के हासिल की है, लूट से हासिल की है। उन सारी बातों को हम देखेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है, देखिए किस तरीके से जो ये फ्रूट आज खा रहे हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ खा रहा है, यूएसए खा रहा है, खास करके इंग्लैंड, फ्रांस, जो डच हैं, डेनमार्क, तो ये सारे लोग जो पैसा खा रहे हैं वो एक ऐसे पेड़ पर लगा है जिसको जहर दिया गया था, यानी कि जहरीले पेड़ का वो फ्रूट है जिसको ये खा रहे हैं। और यहाँ पर लिखा गया है किस तरीके से कितना उसका जो इफेक्ट है, यानी कि पूरा बताया गया है कि विश्व पहले क्या था जब ये साम्राज्यवाद नहीं था, और साम्राज्यवाद और ये आने के बाद या उपनिवेशवाद आने के बाद क्या हाल है, उसके ऊपर सारी चिंता देखिए। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। जो अल्ट्रा रिच है वो भी इसी जो जहरीला पेड़ है उसका एक फल है। जो मोनोपलीज है, जो व्यापार की मोनोपली है, कॉरपोरेट्स की मोनोपली है कि ये इसका रहेगा, गूगल की बात की गई, वो सारा कुछ मोनोपली। भारत की भी बात है, भारत के जो कॉरपोरेट हाउस है उसको भी उसी में लिया गया है कि वो भी उसी लीगेसी का हिस्सा है जो अंग्रेज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। वो कोई किसी से अलग नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल एक तरीके से बताया गया। हाँ, एक यहाँ पर साउंड होता है इस रिपोर्ट में कि शायद एंटी कैपिटलिज्म बात की जा रही है और प्रो सोशलिज्म बात है, लेकिन अगर उसको गहराई से समझे तो कैपिटलिज्म की जो मूलभूत बुराइयां हैं जिनकी वजह से ये कुछ चीज़ें हैं जो विश्व में हो रही हैं उसके ऊपर अधिक फोकस है, गरीब लोगों के ऊपर अधिक फोकस है। तो ग्लोबल नॉर्थ की जो गवर्नमेंट है वो सब इसी जहरीले पेड़ की उपज है। यहाँ पर कॉरपोरेशंस है वो सब है, और उसका जो फल हुआ है वो क्या है, यहाँ पर क्लाइमेट का कितना नुकसान हुआ है, एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है, जो एक्सेस है लैंड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, गरीबों के ऊपर कितना उसका बोझ आ गया है, कोई अधिकार नहीं है, मोनोपलीज हो गई है लैंड के ऊपर। एक बार जिसके पास पैसा आ रहा है वो लैंड पे लैंड खरीदता जा रहा है, तो गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, उनके लिए रहने की जगह नहीं है, पक्का मकान नहीं है। रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने कहना जो रेसिज्म है कि वाइट सुपरमेसी थी, ब्लैक, नीग्रो, भारतीय या चाइनीज़, इनके प्रति जो एक रेसिज्म वाला माहौल था, ये सब एक कॉलोनियलिज्म की देन है। उससे पहले ये कुछ नहीं था। उससे पहले सबके कल्चर को बराबर महत्व मिलता था, लोग एक दूसरे से सीखते थे। लेकिन जब कॉलोनियलिज्म आया तो उन्होंने वाइट सुपरमेसी की बात की और अपने आप को बहुत ऊपर उठा दिया। वाइट्स मैन बर्डन्स कह के चलते थे कि गोरे लोगों के ऊपर बर्डन है। कौन? भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश या
अफ्रीका जैसे देश, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थे, वो बोझ थे किसके ऊपर? वाइट मैन के ऊपर। तो ये जो सारी फिलॉसफी थी यहाँ पर देखें, जो जेंडर इनक्वालिटी है, भारत की जो खुद की परंपरा थी वहाँ पर जेंडर इनक्वालिटी थी, लेकिन उस हद तक नहीं थी जिस हद तक वो अब चली गई है, खास करके कैपिटलिज्म के दौर में। यहाँ पर अगर देखें तो जो लोगों के ऊपर पैसा कमाया गया, इसमें उन चीज़ों की बात की गई जिस तरीके से भारत से सस्ती लेबर को, आज भी एक्सप्लॉयटेशन है, भारत की लेबर को या जो साउथ एशियन लेबर है उसको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम होता है सेम काम का। कहा जाता है कि लगभग, इसी रिपोर्ट में है, 88% का फ़र्क है उस पैसे में जो अगर ग्लोबल नॉर्थ का कोई आदमी करेगा और ग्लोबल साउथ का कोई करेगा। तो लोगों से पैसा कमाया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के ज़माने में भी यही किया गया। गिरमिटिया मजदूर जिसको कहा जाता था, यानी कि एग्रीमेंट करके मजदूर को ले जाते थे, गिरमिटिया मजदूर, जो तमाम देशों में जहाँ फैले हुए हैं, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, मॉरिशस हो गया, जहाँ पर भारतीय मूल के लोग हैं, वो सब गिरमिटिया इस तरीके से उस ज़माने में पहुँचे। बाद में भी हुई है, लेकिन शुरुआती लोग थे जो एग्रीमेंट करके वहाँ पर चले जाते थे, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, अंगूठा लगवाया चले गए। तो वो हाल था। अनइक्वल लाइव एजुकेशन के बारे में भी है, किस तरीके से एजुकेशन के ऊपर तब ध्यान नहीं दिया गया। ओपियम वॉर को इसके साथ जोड़कर देखा गया कि अफीम युद्ध जो था और अफीम की जो प्रोडक्शन थी उसने किस तरीके से भारत के एक पर्टिकुलर एरिया को गरीब रखा है, उन सबको देखेंगे हम। और उसके बाद तो कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है पूरी जो ग्लोबल साउथ था उसको, इंपीरियलिज्म, क्लासिज्म, कॉलोनियलिज्म, वाइट सुपरमेसी, कैपिटलिज्म, पैट्रियार्की, ये सब कुछ जो भी जहरीली चीज़ इस वक्त पूरे विश्व में देन है वो सब कुछ कॉलोनियलिज्म की है, जो बात सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से उसकी पुष्टि की गई है। तो चलिए देखें अब जो भारत के संदर्भ में बातें हैं, उनका कहना है कि 1765 से लेके 1900, यानी कि जब 1765 में, यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद, जब मुगल एम्परर के द्वारा एक तरीके से दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वहीं से खेल शुरू होता है कंपनी का। दीवानी राइट्स मिलने के बाद एक तरीके से वो बिल्कुल वहाँ पर पूरा उनका कंट्रोल हो गया था, और उन्होंने जो तब जो गदर ढाया है, जो खास करके उस पूरे एरिया में जो आज भी ईस्टर्न अगर कहें तो बिहार का पार्ट हो गया, कुछ थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी का हो गया, बंगाल हो गया, पूरा बंगाल मानी कि बांग्लादेश वाला भी और भारत वाला बांग्लादेश भी, असम हो गया, उड़ीसा हो गया, जो इस तरीके से बिल्कुल एक गरीबी वाला एरिया है, वो सारा सब उनके कब्जे में आया और वहाँ पर अच्छे से उन्होंने लूट की उस तरीके से। वहाँ पर देखिए जैसे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए जो 33.8 ट्रिलियन डॉलर था, अगर 64 ट्रिलियन डॉलर गया है तो उसमें से आधा केवल वहाँ के 10 जो रिचेस्ट लोग थे उनके पास गया। और वो इतना पैसा है कि क्या किया जा सकता है, कारपेट किया जा सकता है पूरे लंदन को 50 पाउंड के नोट से 4 बार, इतना पैसा है। आज की डेट के पैसे के हिसाब लिखा हुआ है ये। और उसके बाद लिखा हुआ देखिए किस तरीके से जो भारत की इंडस्ट्री थी उसको किस तरीके से तोड़ा गया। जो भारत की, ये कह रहे हैं कि वाइट सुपरमेसी थी, वो सुपरमेसी किसकी थी यहाँ पर, 1750 में जो भारत की यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ग्लोबल आउटपुट थी ट्रेड की, वो 25% थी। और जब ये राज करने आए, पहुँचते पहुँचते 1900 तक 2% रह गई। तो हमारी जो गरीबी है, जो हमारा पिछड़ापन है, उसका कारण हम नहीं है, ये है, ये हम जानते हैं, लेकिन फिर से तो 2% रहेगी। उसमें कारण था जो हमारी टेक्सटाइल थी उसकी क्वालिटी इनके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इसी टेक्सटाइल को, इसी मसालों को तो लेने आए थे ये ट्रेड करने, और उसी को हम में ही पिछाड़ दिया इन्होंने। खुद आगे निकल गए हमारी कॉपी करके, क्योंकि हम पर टैरिफ बहुत लगाते थे, 100% टैरिफ था। हमारे रुमाल को ले आया नहीं जाता था। आजकल वहाँ बहुत फैशन में रहता है बंडाना, बंडाना कुछ नहीं है, वो बांधना से है। बांधना वो डिज़ाइन राजस्थान का है, बांधने के बाद डिज़ाइन बनता था, वो बांधना वहाँ पहुँचा तो बंडाना हो गया। तो सब कुछ यहाँ से गया हुआ है वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो एक और बात लिखी हुई है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध ना होता तो क्या होता। प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण ही जो इंग्लैंड की इंडस्ट्री है वहाँ पर गड़बड़ाती है, उसको फोकस करना पड़ता है वॉर के ऊपर। और पूरे जितने भी कॉलोनियल देश थे वहाँ पर एकदम से इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है उसमें ग्रोथ मिलती है। और भारत के संदर्भ में भी बहुत सही है। ये वही दौर था जब टाटा कंपनी, टाटा स्टील, ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन जब उभरने शुरू होते हैं, खास करके टाटा स्टील की बात की जाती है, वो वही दौर था जब वहाँ पर पहला विश्व युद्ध हो रहा था। तो अगर वो ना होता तो अभी ये और लूटते रहते और पता नहीं विश्व किस तरफ जाता। उसके बाद वहाँ पर देखिए
बात हो रही है कि किस तरीके से ड्रग पुशर, आज के दौर में कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रिसेंट वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ किया जा रहा ब्रिटेन का है। ब्रिटेन और डच, डच यानी कि जो नीदरलैंड के लोग हैं, तो उनके बारे में लिखा गया है, लेकिन मेन रोल जो है वो इंग्लैंड का है। सब कुछ किया जा रहा इंग्लैंड का है। वो कह रहा है कि ड्रग का जो असली माफिया है वो तो इंग्लैंड है, जिसने ओपियम वॉर शुरू की। ये क्या करते थे कि इनके पास बेचने को कुछ था तो है नहीं, इनके पास सिर्फ सिल्वर था, गोल्ड था, तो इनको चाइनीज़ चीज़ें बहुत पसंद थी, वहाँ के जो बर्तन थे वो पसंद थे, सिल्क पसंद था, इनको बहुत लग्जरी आइटम में आता था, चाय चाहिए थी, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं था एक्सचेंज में, तो इनको पैसा देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, तो ट्रेड इम्बैलेंस जो था इनके पक्ष में था। इन्होंने जो इनके पास दीवानी आई थी उस पूरे ईस्टर्न इंडिया की, वहाँ पर इन्होंने अफ़ीम की खेती कराई। फिर अफ़ीम को ले जाकर ये इलीगल तरीके से चाइना में बेचते थे। चाइना में बेचने के कारण क्या होता था, उसके बदले ये सामान लेते थे। तो जो नशे का व्यापार है जो आज हो रहा है, उसके जो जन्मदाता है वो इंग्लैंड है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है किस तरीके से उन्होंने किया। उसके चक्कर में जो चाइनीज़ एम्परर थे, किंग डायनेस्टी थी, उसने बैन भी किया ओपियम को कि हमारे देश में नहीं यूज़ होगा। उसके लिए इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ओपियम वॉर, अफीम के लिए युद्ध लड़ रहा है इंग्लैंड, 2 युद्ध लड़े हैं यहाँ पर इन्होंने। तो ये तो इनका हाल था। और उसके बाद क्या किया इन्होंने, बहुत सारी इनको प्रिविलेज मिल गई, और उसी प्रिविलेज को आज चाइना कहता है कि मेरे साथ जो अनइक्वल ट्रीटीज़ का दौर हुआ, जो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलेशन, जिसका बदला अब लेना चाहता है ग्लोबल साउथ, जिसमें भारत भी है एक तरीके से, और वहाँ पर ये सारा कुछ चल रहा है। और यहाँ पर देखिए उसके बाद फिर लिखा गया है किस तरीके से जो अफीम का जो धंधा था, जो ब्रिटेन का, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स था उसका, नमक और लैंड रेवेन्यू के बाद। तो नमक पर बहुत टैक्स लगता था, जिसके लिए बाद में गांधी जी ने आंदोलन किया, और जो लैंड टैक्स था, लैंड रेवेन्यू था, इतना पैसा जाता था। और तीसरे नंबर पे ओपियम से होने वाले व्यापार का पैसा था। और उसके बाद उसने लिखा है कि इतना ही नहीं, जानबूझकर उस पूरे एरिया को, जो आज उस पूरे ईस्टर्न इंडिया में गरीबी है, जो लिटरेसी रेट बहुत कम है, जो जेंडर इनक्वालिटी है, जो वहाँ पर माल न्यूट्रिशन है, जो वहाँ का एजुकेशन बहुत लोअर लेवल का है, जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है अभी भी कमज़ोर है बाकी जगह से, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ओपियम की खेती कराई जा रही थी। और वहाँ पर इंग्लैंड की कंपनी ने और बाद में इंग्लैंड के शासन ने कभी भी पैसा नहीं लगाया, और इसी वजह से आज वो पिछड़ा हुआ इलाका है। तो भारत की गरीबी का और इंग्लैंड की अमीरी का बहुत अच्छे से इस रिपोर्ट ने वर्णन किया है। उसके बाद मिलिट्री की बात भी की गई है कि कैसे मिलिट्री पावर, उसने कहा कि मिलिट्री पावर के दम पर ही ये केवल चल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी 75% जो पैसा है, जो एक्सपेंडिचर करती थी इंडिया में, वो केवल मिलिट्री पे करती थी। मिलिट्री पे सामान पर, मिलिट्री के लोगों को पैसा देने में, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी, ये सब कुछ जो खर्चा था वो 75% था, और जो पब्लिक वर्क था वो केवल 3% था। उन्होंने कभी भी इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की, क्रॉप प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। कितने ज़्यादा अकाल पड़ते थे, सूखा पड़ता था, सब कुछ उनके दौर में होता था। और 1942-43 का फेमाइन है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जो बंगाल में, खास करके आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों मिलाकर, वो डेलिब्रेट था, ह्यूमन मेड था, क्योंकि उनको अनाज चाहिए था अपने सैनिकों के लिए। वहाँ पर डेलिब्रेटली वहाँ पर लोगों को अनाज नहीं दिया गया और लाखों लोग वहाँ पर मारे गए। वो डेलिब्रेट था इंग्लैंड की तरफ से, और ये दिखाता है क्योंकि उनको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं थी, सिर्फ पैसा लूटना था और अपना साम्राज्य बचाना था। तो ये रिपोर्ट फिर कह रही है कि उसके बाद भी जो इंग्लैंड का काम था वो यूएसए ने किया, फिर यूएसए आ गया उसकी जगह पर। और यूएसए ने क्या किया है, कोल्ड वॉर के टाइम में 72 देशों की सरकार बदलने की कोशिश की और तमाम युद्ध किए, वो आज भी कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो आता है उन सारी बातों के बाद कि किस तरीके से भारत के साथ किया, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ ये मेन थी उसमें। उसमें ये भी था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, भारत में जो मदर टंग है उस पर बहुत कम फोकस किया जाता है। जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको थोप दिया गया है पूरे ग्लोबल साउथ की तरफ। तो जो 40% मेन जो इंस्टीट्यूट है, उनके जो हेड है, सीईओ है, वो सारे कहाँ पढ़े हुए हैं, यूएसए में, यूके में या फ्रांस में। इधर से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति उतनी हायर पोजीशन तक पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में नहीं है, उनकी लोकल चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं है। ये भी एक कारण है कि यहाँ पर बैकवर्डनेस है। उसके अलावा उसने कहा कि अपने एम्पायर को बचाने के लिए, जो हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि रिलीजन
का एक तो जो बीज बोया, मतलब कि उन्होंने कहा कि डिवाइड एंड रूल वाला, वो तो अप्लाई किया ही किया। उस जो कास्ट सिस्टम था भारत का, जो उतना फिक्स नहीं था, वो एक फ्लेक्सिबल पर था लेवल पर, उसको लीगली इन्होंने और फिक्स किया, महत्व दिया कि किसी भी तरीके से यूनाइटेड ना हो पाए लोग, कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये कभी, शूद्र जाट ये कभी लोग एक साथ ना हो पाए। जानबूझ के डिवीज़न वो क्रिएट करते रहे, और वो जो क्रिएशन थी, जो क्लासिज्म था, कास्टिज्म था, वो आज भी भारत के ऊपर हावी है, और अन्य देश जो भी ऐसे गुलाम थे उनके ऊपर हावी है। उसके बाद वो आता है कि देखिए किस तरीके से अब ये अमीर हुए। ये सारे कारण बता के अब अमीरी की एक उसने चर्चा की है वहाँ पर, कि देखिए हाउ ग्लोबल इनइक्वालिटी ग्रू शार्पली ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म एंड रिमेन्स वेरी हाई टुडे। किस तरीके से जो फ़र्क था, पहले भारत में एक जो आम आदमी था और इंग्लैंड में रहने वाला आम आदमी, उसमें कोई फ़र्क नहीं था, उनमें कोई सुपीरियरिटी वाला बात नहीं थी। यहाँ भी उतना कुछ था, लेकिन धीरे धीरे वो किस तरीके से बढ़ा। उसका कहना है कि अगर जो 1820 में टोटल पॉपुलेशन देखें तो जो उसका 50% नीचे वाला हिस्सा था, जो उसकी इनकम थी, और जो ऊपर के 10% थे, उनमें 18 गुना का फ़र्क था। तो नीचे वाला अगर आदमी 50% की जो पे थी, और जो ऊपर का 10% था, उसमें 18 गुना का फ़र्क था। लेकिन 2020 में ये बढ़कर 38 गुना हो गया है, यानी कि इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस बात को दर्शा रहा है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आज भी वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है वो है $6.85, यानी कि $6.85 वर्ल्ड बैंक की आज पॉवर्टी लाइन है। उसके नीचे रहने वाले लोग पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो आज 44% है। और वहीं उसका कहना है कि उसके उलट अगर देखें तो जो रिचेस्ट 1% है, उनके पास कितनी संपत्ति है, पूरे वर्ल्ड की 45% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई। उसका सारा ठीक रहा, उसने कैपिटलिज्म की तरफ फोड़ा है, कॉलोनियलिज्म की तरफ फोड़ा है, खास करके क्रोनी जो कैपिटलिज्म है, इनहेरिटेंस, और उसने कहा है कि नई तरीके की एरिस्टोक्रेसी है जो इस वक्त चल रही है, और वो भी कहाँ पर, ग्लोबल नॉर्थ में। ग्लोबल नॉर्थ स्टिल ओन दी वर्ल्ड, सब कंट्रोल अभी ग्लोबल नॉर्थ के पास है, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, UN में, हर जगह पर। उसका एक एग्जांपल दिया है उसने कि जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम का एक अगर आदमी है, अगर बेल्जियम की पावर जो है वो 180 गुना है किससे, यूथोपिया से, वर्ल्ड बैंक में। तो बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है, इथोपिया बहुत बड़ा देश है, लेकिन बेल्जियम की जो पावर है वोटिंग की वहाँ 180 गुना है। तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कंट्रोल है ग्लोबल नॉर्थ का उन सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि स्टे शेयर ऑफ वर्ल्ड्स बिलियनर वेल्थ, जो वर्ल्ड के बिलियनर हैं उनकी जो वेल्थ है उसको अगर देखा जाए तो 77% ग्लोबल नॉर्थ के पास है। और अगर शेयर ऑफ वर्ल्ड्स बिलियनर, ये तो वेल्थ की हो गई बात, ये नंबर गिनती कि कितने बिलियनर हैं, तो 68% कहाँ है, ग्लोबल नॉर्थ में है। उसके बाद शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, ग्लोबल नॉर्थ की केवल 20.6% है, और यहाँ 80%। और बिल्कुल उल्टा है, 77% वेल्थ कहाँ है, ग्लोबल नॉर्थ में, और पॉपुलेशन कितनी है, 20%। यहाँ पर क्या है, 23% वेल्थ है और पॉपुलेशन 80%। तो जो क्राइसिस है वो बहुत बड़ा है। ये रिपोर्ट ये बताना चाह रही है कि अब भी हो जाएगा, लेकिन ट्रंप जैसे हैं वो आते ही कह रहे हैं क्लाइमेट उससे बाहर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अभी भी वो मान नहीं रहे कि कुछ जो हिस्टोरिकल गलतीज थी उनको अब सुधारा जाए। तो देखिए फिर वो एक बात कह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ है, जो उसको पैसा दिया जाता है उसका जो वो वापस पैसा लुटाता है या लौटाता है किसी भी तरीके से, लेबर का पैसा है, जो मार्केट के रूप में पैसा है, वो इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जो ग्लोबल साउथ है 2023 में क्या कर रहा था, $30 मिलियन हर घंटे किसको दे रहा था, रिचेस्ट 1% ऑफ ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ क्या कर रहा था, बिजनेस के तौर पर, मार्केट की एक इकॉनमी होने के तौर पर $30 मिलियन पर घंटे 1% ग्लोबल नॉर्थ के आदमियों को दे रहा है। तो बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है। फिर उसने कहा कि देखिए किस तरीके से जो अब जो एक ग्रोथ हो रही है, जो रिचेस्ट लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 2022-23 के मुकाबले 23-24 में कितने गुना बढ़ी है, 3 गुना। तो इनइक्वालिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका जो सारा ठीक रहा है वो कॉलोनिज्म के ऊपर है। तो दो तरीके से उसने समझाने की कोशिश की, इनइक्वालिटी को ऐतिहासिक तौर पर जोड़ के बताया है। वहीं पर देखिए अब उसका कहना है कि पहले ऑक्सफैम का कहना था कि 1 ट्रिलियनर हो सकता है
एक डेकेड में, मतलब एक व्यक्ति पहुंच सकता है। अब तो वो कह रहा है कि 5 आदमी पहुंच जाएंगे, और तब भी जो 3.5 बिलियन लोग हैं वो गरीबी रेखा से नीचे होंगे। उसके अलावा बहुत सारी और बातें कही गई हैं कि किस तरीके से देखिए कि जो पैसा है वो इनहेरिटेंस में जा रहा है, वो टैक्स फ्री है, कहीं पर भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लिया जा रहा, और मोनोपली है, क्रोनी सोर्सेस है, मतलब किसी को मौका ही नहीं है। जो ये एक बार वहाँ पर पहुँच गया है, कोई मौका नहीं है, सारा इंस्टीट्यूशन उन्होंने कब्जे में ले रखा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि देखिए 10 रिचेस्ट मैन के बारे में अगर वर्ल्ड की बात की जाए किस तरीके से, तो पहला पॉइंट तो सिंपल है कि वो इतने पैसे डेली कमा रहे हैं। लेकिन दूसरा देखिए उसने कहना है कि जितना पैसा इन लोगों के पास है, पहले 10 आदमी जो हैं 10 रिचेस्ट मैन वर्ल्ड के, अगर पहले दिन इनकी पीढ़ी का आदमी $1000 रोज जोड़ने की कोशिश करता जब पहला ह्यूमन था, यानी कि 3.25 लाख साल में, ये तब जोड़ पाते इतना पैसा। तो यानी कि 3.25 लाख साल का पैसा इन्होंने अब जोड़ लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कहना है कि अगर रिचेस्ट जो 10 आदमी हैं, अगर 99% भी उनकी वेल्थ ले ली जाए तब भी वो बिलियनर रहेंगे। तो इतना पैसा एक जगह पर इकट्ठा होता जा रहा है। और फिर वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, सोशल सिस्टम को मीडिया के जरिए, किसी भी जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है डिजिटल कॉलोनियलिज्म। क्योंकि जो डाटा है, जो मार्केट है, वो कहाँ है, 80% आबादी ग्लोबल साउथ में है, वहाँ की है, और पैसा कहाँ जा रहा है, ग्लोबल नॉर्थ में। यहाँ पर देखिए गूगल की एग्जांपल दी गई है। जो ग्लोबल नॉर्थ है, कैसे उस डाटा से पैसा कमा रहा है। गूगल क्या है, 91.6% ग्लोबल मार्केट शेयर है उसका सर्च में। 90% के आसपास सर्च करने पर जो पैसा जा रहा है वो गूगल के पास जा रहा है। 70% मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो गूगल के हैं। 39% डिजिटल जो एडवर्टाइजिंग है वो गूगल की है। इससे क्या हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट पावर आ रही है कैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल डोमेन्स को वो चेंज कर सके। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, सारा लिखा गया है किस तरीके से जो लोअर इनकम वाला व्यक्ति है, जो रोज़ की दिहाड़ी कर रहा है, जिसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, वो किस तरीके से इस मीडिया के, सोशल मीडिया के जाल में, एडवर्टाइजमेंट के जाल में, सर्च इंजन में कर्जा लेता जा रहा है, चीज़ें खरीदता जा रहा है बिना मतलब के, बिना ज़रूरत के, और उसको पॉलिटिकली भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। इस सारी बातों को वहाँ पर लिखा गया है। तो बिग टेक जो इंडस्ट्री है वो 21वीं सेंचुरी की एक नई कॉलोनियल पावर है। फिर उसने उम्मीद जताई है, जिसको कि सब जानते हैं, कि जब तक ग्लोबल साउथ, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने भी लॉन्च किया ग्लोबल साउथ फोरम को, कि ग्लोबल साउथ को एक साथ आना ही पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। तो ग्लोबल साउथ बहुत कुछ कर रहा है। नॉर्थ के मुकाबले ग्लोबल साउथ में अगर ट्रेड होगा तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि आबादी बहुत है, जीडीपी इधर बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। खास करके ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ की बात की गई है। जिस तरीके से ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ में कंट्री जुड़ती जा रही हैं, और वो एग्जैक्टली काउंटर करने पे आ रही है अब G7 को। तो जैसे जैसे ब्रिक्स प्लस बढ़ता जाएगा, G7 पीछे होता जाएगा, डॉलर को हटाया जाएगा, धीरे धीरे सारी पावर ग्लोबल साउथ के पास आएगी, तो एक बराबरी आएगी। लेकिन यहाँ पर इशू अभी भी वही है कि ग्लोबल साउथ में भी जो सब कर रहा है वो फिर से कॉरपोरेट कर रहे हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहा है, और वहाँ पर वही सब कुछ होगा जो आज ग्लोबल नॉर्थ कर रहा है। तो रास्ता अभी भी वो नहीं है। वो कह रहा है रास्ता अभी ढूंढना पड़ेगा, अभी रास्ता वो नहीं आया है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया गया है। इंग्लैंड की तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं पूरे अच्छे से, जो कि पूरे विश्व को पता है, उसको और अच्छे से वहाँ पर बता दिया गया। और भारत को एक बात समझनी चाहिए, भारत के लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो नुकसान हुआ है हमारा, वो अधिक से अधिक इंग्लैंड के द्वारा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ अपने एजुकेशन सिस्टम को उस तरीके से लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हमारा कल्चरल है, जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, उसको इस तरीके से लाया जाए एजुकेशन में कि उसको भी बढ़ावा मिले। ना कि सभी लोग एक ही तरीके से यहाँ पर क्या करें, पढ़ते रहे और फिर ब्रेन ड्रेन होता रहे, जाकर सभी लोग अमेरिका और इंग्लैंड में बैठ जाएं, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा यही हो रहा है कि वो फिर उसी जो कैपिटलिज्म है या कॉलोनियलिज्म है, एक नया कॉलोनियलिज्म है, न्यू कॉलोनियलिज्म है, उसका पार्ट बनता जा रहा है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं इसको। तो आपके जो विचार हैं, जो आपको लगता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, क्या अंग्रेज़ों ने और लूटा है, उसमें कौन से पॉइंट हैं जो रह गए, उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।